25 फरवरी 2022 पॉइंट अ पियर के बर्थ 6 पे LMCS नामक एक कंपनी के 5 एम्प्लॉयज़ फैजल, कजीम, यूसुफ, ऋषि और क्रिस्टोफर आए थे एक मेंटेनेंस वर्क करने के लिए। ये मेंटेनेंस जिस पाइपलाइन पर होने वाली थी वो पाइपलाइन बिलोंग करती थी परिया फ्यूल कंपनी को। ये कंपनी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी इन ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ये जो पाइपलाइन थी ये एक 30 इंच ऑयल पाइपलाइन थी जो कनेक्ट करती थी बर्थ 6 को बर्थ 5 से। अब बर्थ 6 को बर्थ 5 से क्यों करती थी? क्योंकि बर्थ 6 पर सारी शिप्स आकर अपना ऑयल अनलोड करती थी एंड उस ऑयल को रिफाइनरी जो बर्थ 5 पे था उस तक पहुंचाने के लिए ये जो पाइप थी, ये 30 इंच पाइप यू शेप में सी बेड के अलोंग वापस जाती थी बर्थ 5 तक। अब ऐसे मेंटेनेंस में बहुत सारे रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये जो टीम थी ये एक एक्सपीरियंस टीम थी डाइवर्स की। तो इस टीम ने एक एयर ट्यूब प्लेस किया इनसाइड हाइपरबैरिक चेंबर। एक 8 फुट ऊंचा क्यूब स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है कि वो पानी का लेवल नीचे कर देता है ताकि जो पाइपलाइन है वो ऊपर आ जाए एंड फिर उस पाइपलाइन पे वर्क किया जा सके। तो ये LMCS की टीम ने जाकर वहाँ लगा दिया एंड उन्होंने अपना वर्क स्पेस वहाँ बना लिया। तो उनके पास एक फ्री स्पेस था काम करने के लिए। तो उन्होंने अपने जितने भी ऑक्सीजन टैंक्स थे उनको निकाल कर रखा एंड उसके साथ साथ अपने टूल्स को भी निकाल कर रख दिया ताकि अब वो आराम से बिना किसी हैसल के वहाँ वो मेंटेनेंस परफॉर्म कर सके। एंड इसके बाद जो ये काम था वो इनके लिए रूटीन वर्क था क्योंकि इस टीम ने हज़ारों बार ये चीज़ें कर रखी थी। अनटिल कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। तो बेसिकली जिस पाइपलाइन की मेंटेनेंस करने के लिए LMCS की टीम को बुलाया गया था वो पाइपलाइन 2 हफ्तों से सर्विस में नहीं थी। जो 30 इंच की हमारी पाइपलाइन थी उस पाइपलाइन को एक इन्फ्लेटेबल प्लग से कवर कर दिया गया था ताकि ऑयल बाहर ना निकले एंड जो भी ऑयल अंदर है वो कंटामिनेट ना हो। अब कोई भी पाइपलाइन जो होती है उसको वापस सर्विस में लाने के लिए तुम्हें उस पर मेंटेनेंस करना पड़ता है एंड वो पाइपलाइन को सर्विस में लाने के लिए अगर तुम्हें कोई प्लानिंग करनी है मेंटेनेंस की तो उसमें वीक्स नहीं तो मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन ये फ्यूल कंपनी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में एंड उनको चाहिए था कि पाइपलाइन जस्ट अप एंड रनिंग हो जाए। अब ये मेंटेनेंस जॉब एक रिस्की टास्क था, लेकिन क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ रेगुलर एम्प्लॉयज़ थे LMCS के, इन लोगों ने पानी में उतर के उस मेंटेनेंस को करना सही समझा। लेकिन इन बेचारों को यही नहीं पता था कि महज 90 सेकेंड्स में इनकी पूरी लाइफ तितिर बितिर होने वाली थी। तो बेसिकली इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये पानी में उतरे, इन्होंने वो डाइवर्स बेल्ट लगाया, वो जगह बनाई ड्राई स्पेस काम करने के लिए एंड अंदर घुस गए। लेकिन ये जो इन्फ्लेटेबल प्लग था ये एक्चुअली सेपरेट करके रखता था ऊपर के हाई प्रेशर एयर को एंड नीचे के लो प्रेशर एयर को। एंड ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पता है क्योंकि इन डाइवर्स के सर के ऊपर एक GoPro लगा हुआ होता है एंड उससे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो काजिम ने अपने क्रूमेट को एक रेंच दिया ताकि वो नीचे जाकर उस इन्फ्लेटेबल प्लग के वॉल्व को लूज कर सके। एंड जैसे ही उस रेंच से वो लूज करते हैं वॉल्व को, पानी अचानक से अंदर सक होने लगता है एंड सिर्फ पानी नहीं, जितने भी टूल्स थे, ऑक्सीजन टैंक्स एंड इवन ये 5 इंसान उस ऑयल पाइप के अंदर सक हो जाते हैं। पलक झपकते ही ये 5 उस ऑयल पाइप के अंदर एक वाटर एंड ऑयल के मिक्सचर के थ्रू जाए जा रहे होते हैं एंड ये सब पूरे 90 सेकेंड्स तक होता है अनटिल वो एक जगह आकर रुक जाते हैं। एंड क्योंकि उस पाइप के अंदर पिच डार्क होता है, कुछ दिख नहीं रहा होता है, ये लोग फिगर आउट करते हैं अपनी अपनी पोजीशंस एंड स्टैक हो जाते हैं बीच में। ये लोग डिस्कवर करते हैं कि इस वॉयलेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड ऑयल के मिक्सचर में ये लोग आके फंस चुके हैं एक एयर पॉकेट में, जिसकी वजह से ये लोग सांस ले पा रहे हैं अभी। क्रिस्टोफर रिकॉल करते हैं अच्छे से कि उस दिन उस टाइम क्या हुआ था। Tornado, everything just spinning and beating you up and it happened so fast. I couldn't react. The only thing I remember able to do was cover my head like in the fetal position. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going hurled through the pipe at unbelievable speeds. I couldn't hold my breath no longer, man. Truth. When you're holding your breath for too long, after a while, your body, your lungs just fight. Your airways close, you just hear noise.
your body suffering to pull air. An unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was gonna end dead. एंड यहीं से शुरू होती है इनकी फाइट फॉर सर्वाइवल। ये लोग फंसे थे एक 1200 फुट लॉन्ग ऑयल पाइप में एंड उस गोप्रो में हर वो चीज रिकॉर्ड हुई है जो उस दिन वहां पर हुई। तो क्रिस्टोफर का बिलीफ ये था कि ये लोग हेड फर्स्ट उस पाइप में घुसे हैं। इसका मतलब कि उनका सर पहले घुसा है, जिस वजह से उनको बाहर निकलने के लिए पीछे की तरफ से जाना पड़ेगा अपने लेग्स के थ्रू। लेकिन कजीम, यूसुफ और फैजल को लग रहा था कि वो लोग लेग फर्स्ट अंदर आए हैं, जिसकी वजह से उनको सर के थ्रू आगे साइड निकलना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये मेजॉरिटी बिलीफ था, इस वजह से क्रिस्टोफर ने उस चीज को माना। अब क्योंकि क्रिस सबसे आगे थे तो उन्होंने अपना पैर रखे कजीम के शोल्डर्स पर एंड उनको हल्का सा नीचे धक्का दिया। एंड फैजल को ये बोला कि वो पीछे से सबको धक्का दे ताकि वो लोग आगे की तरफ ट्रैवल करते जाएं। लेकिन इस वाटर एंड ऑयल के मिक्सचर में आगे जाना इन पिच डार्कनेस, जबकि तुम्हें सामने कुछ होप ही नहीं दिख रही है, वॉज इम्पॉसिबल। एंड क्योंकि ये लोग एक ऑयल पाइप में थे तो इनके थ्रोट्स बर्न हो रहे थे, नॉस्ट्रिल्स बर्न हो रहे थे एंड लंग्स बर्न हो रहे थे जब वो सांस ले रहे थे। एंड ये लोग सिर्फ प्रे कर सकते थे कि कोई इन्हें बचा ले। अब क्रिस को ये पता था कि इस ऑयल पाइपलाइन में अगर तुम सांस कंटिन्यूसली लेते रहोगे तो तुम नॉशियस फील करने लग जाओगे एंड डिसओरिएंटेड फील करने लग जाओगे। तो इस वजह से ज़रूरी था कि ये ऑक्सीजन पाइप से ये लोग रेगुलर इंटरवल्स पर थोड़े थोड़े सिप्स ऑफ ऑक्सीजन ले ताकि उनके सिस्टम में ऑक्सीजन क्लियर रहे। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, पानी का लेवल उतना ही ज़्यादा ऊपर जाता जा रहा था। एंड जैसे ही ये लोग आगे के एक सेगमेंट में पहुंचते हैं, क्रिस रियलाइज करते हैं कि इनके पीछे जो दोनों लोग हैं वो दोनों कहीं ना कहीं एक इंजरी कैरी कर रहे हैं एंड उसके पीछे जो और दो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुके हैं। तो क्रिस आगे जाते हैं चेक करने के लिए कि आगे क्या है एंड कैसे उसको मैनूवर करना है। एंड उसी टाइम उनको एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। वो देखते हैं कि आगे का जो सेगमेंट है वो फुली अंडर वाटर है। एंड क्योंकि आगे का सेगमेंट पूरा अंडर वाटर है एंड इनके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन टैंक्स हैं फॉर 5 पीपल, इट वॉज नॉट सेफ टू प्रोसीड फर्दर। एंड क्योंकि क्रिस को ये पता था, क्रिस अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा हार्ड डिसीजन उस टाइम पर लेते हैं। क्रिस अपने आप को प्रिपेयर करते हैं बाकियों को ये बात बताने के लिए एंड एक डिस्कशन के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्रिस एक ऑक्सीजन टैंक लेकर आगे जाएंगे एंड ही विल गेट हेल्प फॉर एवरीवन एल्स। एंड इसी के साथ क्रिस आगे निकल जाते हैं एक ऑक्सीजन टैंक को लेकर। उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं कि नहीं, या उनके ऑक्सीजन टैंक में कितना ऑक्सीजन बचा है, या ये कहाँ तक सबमर्ज रहेगा, कब तक अंडर वाटर रहेगा। क्रिस इसी होप में होते हैं कि जब वो आगे जाते रहेंगे उनको कहीं ना कहीं तो एक एयर पॉकेट मिलेगा ज़रूर जिसमें वो रुक सकते हैं। एंड अचानक से क्रिस रियलाइज़ करते हैं कि उनका ऑक्सीजन टैंक जो है वो ख़त्म होने वाला है, बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी जो ऑक्सीजन टैंक से उस टाइम आ रही थी। तो क्रिस डिसाइड करते हैं कि वो पूरा ऑक्सीजन एक बार में लेकर बस डाइव करके जितना आगे जा सकते हैं वो जाएंगे। एंड पता नहीं उस दिन फेट में क्या लिखा था कि क्रिस जैसे ही आगे जाते हैं उनको एक ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है। अब ये ऑक्सीजन टैंक जो क्रिस को मिला होता है वो सही तो होता है, लेकिन उसमें कोई माउथ पीस नहीं होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को अंदर ले पाएंगे। उसी टाइम पे उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हिट करता है उन्हें एंड वो ऑक्सीजन टैंक से डायरेक्ट एयर लेने लग जाते हैं। लेकिन जब वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि किसी तरीके से बस वो उस राइजर वाले सेक्शन में पहुंच जाए ताकि वो वहाँ से हेल्प मांग सकें। एंड क्योंकि एक ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन लेना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्रिस फिर भी अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बेसिस पर बस ऑक्सीजन लेकर आगे जा रहे होते हैं। एंड वो फिर से पहुंचते हैं एक फ्लडेड सेक्शन में जहां पर उस ऑक्सीजन को लेना और मुश्किल हो जाता है एंड बस वो इस होप पे जा रहे होते हैं कि वो राइजर तक पहुंच जाए। एंड अचानक से उनको एक और ऑक्सीजन टैंक दिख जाता है। एंड क्योंकि ये पाइप फ्लडेड सेक्शंस एंड एयर पॉकेट के सेक्शंस से भरा हुआ होता है, क्रिस पहुंचते हैं एयर पॉकेट के सेक्शन में। क्रिस इस नए ऑक्सीजन टैंक को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं एंड फाइनली आ जाता है वो आखिरी फ्लडेड सेक्शन जिसके पार शायद से राइजर होने वाला था।
तभी अचानक से क्रिस को आवाज आती है। उनको कोई पीछे से नाम से बुला रहा होता है एंड पता चलता है कि वो फाइजल थे। फाइजल बोलते हैं क्रिस को रुकने के लिए ताकि वो दोनों साथ में निकल पाएं, लेकिन क्रिस उनको ये रिप्लाई करते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है एंड अब उसमें वो नहीं रुक पा रहे। एंड इसके बाद वो अपना फाइनल स्ट्रेंथ यूज करके उस फ्लडेड सेक्शन से आगे जाते हैं एंड पहुंच जाते हैं उस बेंड पर जो राइजर का होता है। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं था कि क्रिस सही डायरेक्शन में है या नहीं, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि क्रिस ने सोचा था कि वो लोग हेड फर्स्ट गए हैं, जिसकी वजह से उनको पीछे आना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। लेकिन फाइजल और बाकियों ने बोला था कि वो लेग फर्स्ट गए हैं तो उनको सर के थ्रू आगे जाना पड़ेगा। एंड ये था वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ। क्रिस ने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा की एंड एक फाइनल पुश किया उस राइजर से ऊपर जाने के लिए। एंड जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं वो निकल जाते हैं उस पाइप से। अब क्रिस फाइनली वहां से बाहर आ चुके होते हैं। अब क्योंकि क्रिस वहां से बाहर आ चुके थे, वो सबसे पहले जाकर मेडिकल टीम को जितनी भी चीज़ें उनको याद थी वो बताना शुरू करते हैं। क्रिस जैसे ही ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे थे। एंड फिर वो डाइवर्स को भेजते हैं नीचे उन पाइपलाइंस पे नॉक करने के लिए। एंड डाइवर्स खुश हो जाते हैं ये सुनकर कि पाइप के अंदर से भी कोई नॉक कर रहा है। फ्यूल कंपनी का ये मानना था कि ये पूरा पाइपलाइन ऑयल से भरा हुआ है एंड कोई भी ऑक्सीजन टैंक जो इनको मिला होगा वो 1 घंटे से ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। एंड जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, वो 4 लोग जो नीचे वहाँ फंसे थे वो यही सोच रहे थे कि कोई उन्हें आकर बचा ले। सबको यही लग रहा था कि फ्यूल कंपनी और LMCS की टीम उन चारों लोगों को रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही उन चारों लोगों की बॉडीज रिकवर होती हैं उस पाइपलाइन से। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि कौन सा इंसान कब तक जिंदा रहा होगा, क्योंकि इन लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि ये लोग सिर्फ सैटरडे तक जिंदा रहेंगे, विच वॉज 26th। लेकिन बॉडीज की ऑटोप्सी के बाद ये पता चलता है कि इनमें से एक इंसान मिनिमम 28th तक जिंदा रहा था। इसके बाद ऑफिशियल्स ने एक इंक्वायरी लॉन्च कर दी टू लुक इनटू द मैटर ऑफ द परिया डाइविंग इंसिडेंट। Because everything inside me open and rescue. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I always somebody who doesn't know what's going on, and I was always somebody who could control and see things through, and I feel like. I'm trying to come up. Chris, General. Chris. Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you.
Come on, all of we let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Where you at? I don't know. I'm trying to come up. Who's that? Trying to come up. But don't worry, all is good. All is good, and we're gonna get through this. I'm standing front line, I'm trying to come out. Huh? Who is that more than Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Faizi? You and Faizi was together all the time? Right now. Who else with you? We are fighting alone. Cars with you? Right there. Right there where? Cars, everything alright with you? No. Any items break? Oh, there. Your leg, alright. Five, anything happen to you? A five? No way. Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? Come on, break.